जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपनी मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। एक ऐसा शासक जिसने एक ऐसी नायाब कृति की रचना करवाई। किसने करी, कैसे करी, मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगा और भ्रांतियां भी आपकी निकालूंगा। ऐसी कृति का निर्माण किया जो आज दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। हो सकता है कि आपको उसमें बुराइयां नज़र आएँ कि उसने इतने लोगों की हत्या कर दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना होगा कि जो भी आकृतियाँ या संरचनाएं निर्मित की जाती हैं उनका एक अपरोक्ष रूप ये होता है कि पूरी दुनिया में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना और ये दिखाना कि हम किस स्थिति में हैं। तो शाहजहां एक ऐसा शासक था जिसके बचपन का नाम आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, जिसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। नाम से ही लग रहा है खुरसट टाइप का ना। यस, इसका बचपन का नाम था खुर्रम। जब ये दक्षिण विजय के लिए भेजा गया, जहांगीर द्वारा भेजा क्या गया, इसकी बनती भी नहीं थी जहांगीर की। देखिए, अकबर की जहांगीर से नहीं बनती थी और जहांगीर की खुर्रम से नहीं बनती थी। कारण ये था, जहांगीर नंबर 1 के कैसे थे आपको अच्छे से पता है, और उनसे ही महान निकले कौन? ये महोदय। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे चारित्रिक रूप से अकबर के बाद कोई, अकबर को भी शामिल कर सकते हैं इनमें, कहीं ना कहीं व्यसन के रूप में ये था कि ये स्त्रीयोचित गुणों में संलग्न रहा करते थे। तो हम जब बात करते हैं शाहजहां के इतिहास के बारे में तो पूरी कहानी आपको ध्यान से सुननी होगी। हम इस पर 2 वीडियो लेकर आएंगे। पहला वीडियो में उसकी सामान्य घटनाएं और सामान्य संघर्ष के बारे में। दूसरा, सत्ता प्राप्त करने के लिए 2 होंगे। सत्ता प्राप्त करने के लिए उसे अपने ही भाइयों से युद्ध करने पड़ेंगे। उसमें चाहे सूजा हो, चाहे मुराद हो, और चाहे कि कोई भी इनमें से जो भाई थे, दारा सिको हो, सारे के सारे भाइयों का आपस में संघर्ष होता है। किस बात को लेकर? सत्ता को लेकर। और अंत में सत्ता किसके हाथ जाती है? आपको अच्छे से पता है, सत्ता शाहजहां के पास जाती है। तो किस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण होता है और अंत में ये सत्ता ट्रांसफ़र होकर चली जाएगी कहाँ? औरंगजेब के पास। तो अब बात करेंगे हम पूरी कहानी किसकी? शाहजहां के बारे में। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे। और आप कहते हैं सर बहुत सारे जो चैनल्स हैं, हम किसी चैनल्स की बुराई नहीं कर रहे, भलाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी चैनल आप क्यों पढ़ें, आप क्यों पढ़ें हमसे? ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि आप हमसे पढ़ें? बहुत सारी दुकानें लगी हैं, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। आप हमसे सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिलना है जिनसे आपका परीक्षा का सरोकार है। संस्थाओं के जो अन्य जगहों पर होता है, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और एहसास करता हूँ। ये कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ। वहाँ पर वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं घटनाओं को ताकि वो आपको अच्छी तो लगेंगी, लेकिन जब आप परीक्षा में पहुँचेंगे तो उनसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें इतिहासकार नहीं बनना है, हमें परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के जवाब देने हैं, हमें उस तरह से तैयारी करनी होगी। इसलिए आप हमसे पढ़ें। और क्यों पढ़ें? ताकि आप आने वाले समय में अपने आगे कुछ लिख सकें, गर्व से आप कह सकें कि हमने अच्छी पढ़ाई करी। बिना लेट किए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? शाहजहां या खुर्रम के बारे में। इसका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को। कब होता है? 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म होता है। आपको अच्छे से पता है, इसके पिता तो जहांगीर थे ही और इसकी माँ का नाम था जगत गोसाई। उदय सिंह पुत्री थी। जगत गोसाई या इसी को जोधाबाई भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका, जोधाबाई नहीं, उनका नाम हीर कुंवर था। प्रेजेंटेशन इतिहास में अपनी तरह से किया गया है। वो हीर कुंवर उनका वास्तविक नाम था। आप कुछ कहते रही, वास्तव में जोधाबाई नाम किसका था? जहांगीर की पत्नी, जो मोटा राजा उदय सिंह थे, उनकी जो पुत्री थी जगत गोसाई, उसका नाम था जोधाबाई, है ना। तो ये कहानी थी इसके जन्म के समय की। और जैसे जैसे ये आगे इसका कार्यकाल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम एक चीज़ देखते चले जाएंगे। क्या? कि जो खुर्रम है यह अपने दादा का बहुत चाहता था। दादा का चाहता माने अकबर इसको बहुत प्यार करता था। देखिए, खुसरो ने विद्रोह किया था, आपको अच्छे से पता है। इसने भी विद्रोह किया था, लेकिन इसको चाहता था बहुत ज़्यादा कौन? अकबर। तो देखते हैं कैसे कैसे कहानी बनती है खुर्रम की। तो जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को जब हो गई तो सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। सत्ता के लिए जो संघर्ष था वो स्वाभाविक था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को बिना सत्ता के संचालन संभव नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम अपने आप उत्तराधिकार मिल जाएगा।
अफ़गानों में ये होता था कि जब भी कोई संरक्षक या पिता या कोई शासक इस दुनिया से जाता था तो अपने आप उत्तराधिकार में उसके पुत्रों में बराबर राज्य का बंटवारा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राज्य का बंटवारा नहीं होता, राज्य हथियाया जाता है अपने निहित स्वार्थों के कारण। हो सकता है वो निहित स्वार्थ राज्य को लेकर हो, वो हो सकता है निहित स्वार्थ समाज को लेकर हो, या निहित स्वार्थ हो सकता है व्यक्तिगत अपने हो सकते हैं कि भाई मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। तो हो सकता है ये धारणा एक हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, शाहजहां की। जैसे ही जहांगीर की मौत होती है तो कुछ लोग तुरंत बगावत करना शुरू कर देते हैं। कैसे? जो नूरजहां थी, मैं आपको कहानी सुना चुका हूं, जो नूरजहां थी उसने गुट तैयार किया था ना, उस गुट जिसे जनता गुट कहा जाता था, उसने जो गुट तैयार किया था, अब वे लोग ये चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिन खुर्रम भी उस गुट में शामिल था, आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसे लग रहा था ऐसा ना हो कि नूरजहां अपने में से किसी को बिठा दे, इसलिए वो पीछे लग रहता था कि इसके इस गुट के, चाहे वासफ खां हो, चाहे अतमादुद्दौला हो, चाहे वो नूरजहां हो, चाहे वो जितने भी लोग उस दल में शामिल थे, वो सारे के सारे लोग चाहेंगे। वो इसे लगा कि ऐसा ना हो ये किसी और को शामिल कर दें, इसलिए वो उनके पीछे लगा। लेकिन काफ़ी समय बाद उसे लगा कि ये तो सब नुकसान कर रहे हैं राज्य का, तो उसने तुरंत क्या कह दिया, उस दल को छोड़ दिया, उससे पल्ला झाड़ के बाहर आ गया। हुआ क्या कि जैसे ही जहांगीर की मौत होती है तो इनमें कौन कौन आएगा आगे बढ़कर जो कहेगा कि हमें सत्ता चाहिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आसफ खां, जो ससुर है इसका, जहांगीर का, ज़्यादा है नूरजहां का, जिसे मेहरुन्निसा कहते थे, मेहरुन्निसा या नूरजहां का पिता, ये सबसे पहले करता क्या है, ये अपने दामाद द्वार बख्श को बनाना चाह रहा था क्या, राजा। और वो नहीं चाहता था कि खुर्रम में शाहजहां। तो पहला संघर्ष किसके साथ था, अपने स्वयं के ससुर के साथ इसका संघर्ष था। और देखिए विडम्बना कि अपने ही ससुर को इसको क्या करना पड़ता है, दंडित करना पड़ता है, क्योंकि नूरजहां बहुत प्रोवोक कर रही थी अपने पिता को, और ये चाहता था कि इतना प्रोवोकेशन अच्छा नहीं है। और आसफ खां चाहता था कि वह द्वार बख्श को दामाद बनाए, और द्वार बख्श लिया धरा कुछ नहीं, जबरदस्ती राजा बनने का प्रयास, और अंत में इसको क्या करना पड़ता, सत्ता से हटना पड़ता। सत्ता मिली ही नहीं तो हटने की बात ही नहीं होती। इसके बाद दूसरा व्यक्ति था जो महावत खां, क्या नाम था, महावत खां। हाँ, ये महावत खां जो था ये जहांगीर का बहुत चहेता था और उसका एक दरबारी था। महावत खां बहुत ही सशक्त व्यक्ति था और इसके पास बहुत सारे बड़े बड़े विभाग भी रहे जहांगीर के समय में। महावत खां को पसंद क्या नहीं आता था कि वो कहता था मैं केवल राजा का ऑर्डर लेना चाहता हूँ, मैं राजा की बात मानूंगा, किसी और की बात नहीं मानूंगा। लेकिन नूरजहां हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए उसे ऊट पटांग के ऑर्डर दिया करती थी जो उसे पसंद नहीं आते थे। तो महावत खां और किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा था, वो नूरजहां की बात नहीं सुनना चाह रहा था। यही कारण था कि वो चाह रहा था कि वह इन्हीं का एक पुत्र था, किसका, जहांगीर का, जिसका नाम था परवेज। तो परवेज को चाह रहा था कि राजा बना ले। उससे होगा क्या, सारी सत्ता किस में आ जाएगी, महावत खां में। परवेज एक कमज़ोर शासक है, समझ में। तो इस प्रकार सबके अपने निहित स्वार्थों के कारण सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब उत्तराधिकार में जीतता कौन है, शाहजहां एक रचना रचा है जिसमें अपने ही भाइयों को हराकर वो सत्ता प्राप्त करेगा। तो इसके भाइयों के साथ जो सत्ता संघर्ष है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं किसकी, शाहजहां के बारे में, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, सत्ता संघर्ष के दौरान आसफ खां ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाने या किसको उत्तराधिकार देना चाह रहा था, तो आपको जवाब देना होगा परवेज को। आप कहेंगे महावत खां, और आसफ खां किसको चाहता था, द्वार बख्श को। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, इसके प्रारंभिक युद्धों के बारे में। जब दक्षिण विजय के लिए शाहजहां को भेजा गया और वहां से विजय होकर वापस आया, तब इसे उपाधि दी गई थी किसकी, शाहजहां की। नहीं, वास्तव में तो इसका नाम खुर्रम ही था, वास्तव में इसका नाम क्या था, खुर्रम ही था। लेकिन दक्षिण विजय अभियान के बाद इसने अपनी उपाधि क्या धारण कर ली, शाहजहां की उपाधि धारण कर ली। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुन लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ एक शब्द सुनेंगे, मुमताज़, आपने सुना होगा। मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको बुरी लगे। मुमताज़ को बहुत चाहता था, इसलिए ताजमहल बनवाया। अब कितना चाहता था, जरा सोचने वाली बात। 11 संतानें हुई कुल मिला के किसकी, मुमताज़ की, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसने उपनाम रखा था। अर्जुमंद बानो को या मुमताज़ की 11 संतानें थी, जिसमें 7 जीवित बची, बाकी सब 14 संतानें हुई थी, और 14 में 7 बच्ची और 7 मर गई थी। और जो 7 जिन्ना थी उनमें उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। और अंतिम संतान के जन्म के समय ही मुमताज़ की
मृत्यु हो जाती है। अब सोचने वाली बात, आप इतना प्रेम करते थे कि आपके 14 संतान एक महिला से होती है, स्वाभाविक है वो इस जीवन से ऊब चुकी होगी, मरना है उसके लिए बेहतर होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक कहानी के रूप में आप कुछ उसको जोड़ लीजिए, लेकिन इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता जिसमें किसी को पीड़ा हो। तो इस प्रकार शाहजहाँ ने इसी की याद में ताजमहल बनवाया था। और जब मुमताज़ की मृत्यु होती तो उसका जो आप ध्यान रखिएगा, ताजमहल कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, ना वो पूजा का स्थान है, बल्कि वो एक कब्र है। यस, कब्र है जिस पर जाकर आप हम सब माथा टेकते हैं। मुमताज़ की कहते हैं प्रेम की निशानी है। हो सकता है आपके लिए प्रेम की निशानी हो और सबके लिए प्रेम की निशानी हो सकती है। 8 पत्नियां रखकर एक पत्नी की याद में आप शाहजहाँ बनवाता है ताजमहल और उसके बाद कहता है वो प्रेम का प्रतीक है। निर्णय आपके विवेक के ऊपर। चलिए, 1612 में इसकी मुमताज़ से शादी हुई थी, ठीक। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसको दफनाया जाता है वहीं आगरा के अंदर एक केबिन में। और जब शाहजहाँ की मृत्यु होगी तो उसी के बगल में इसको भी क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो सही शब्दों में कहा जाए पत्नी का मकबरा है, या यूँ कहें कब्र है ताजमहल, जहाँ पर उसको बनाया गया। अब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आएगा। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने बनवाया। किसके द्वारा बनवाया? इंसा खां के द्वारा बनवाया। कहा जाता है कि ताजमहल को कभी शाहजहाँ देख ही नहीं पाया, तो आपको गलत धारणा है। ताजमहल को शाहजहाँ ने देखा नहीं, खूब अच्छे से देखा था, वहाँ पर रहा भी था। दूसरा, ताजमहल को बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था इंसा खां, मैं आपको रिपीट कर दूँ, कई लोगों ने इसको रिप्रेजेंटेशन गलत किया है, तो बुक्स में आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐतिहासिक बुकों किताबों में लिखा है कि इंसा खां के दोनों हाथ काट दिए गए थे। हो सकता है आप कंट्राडिक्ट करें, तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ बुक्स हैं जिन पर आप देख सकते हैं। मैं चाहे तो आपको पेज नंबर बता सकता हूं, जिन पे आप नोट कर लेंगे, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। कुछ इसको कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है आप इस बात से डिसएग्री कर जाएं, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर इंसा खां के दो छोड़ दिया जाता और अगले शासक कोई ऐसे आते, मान लीजिए औरंग जैसा खट्टर नहीं होता, कोई सहिष्णु शासक होता, और जब सहिष्णु शासक होता तो स्वाभाविक है वो इंसा खां को पकड़ के एक और ताजमहल बनवाता, या उससे बड़ी इमारत बनवाता, या उससे कुछ अच्छा करवाता। तो जो शाहजहाँ का किया धरा था पानी हो जाता। यही कारण था कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। आपको और एक इंटरेस्टिंग कहानी बता दें, हो सकता है आप इसको डिसएग्री कर जाएं, करेंगे ऐतिहासिक साक्ष्यों के, हाँ ये सही है कि प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों में अभी भी ये नहीं कह सकते यही फैक्ट है। क्यों भैया? इतिहास में ना तो जाकर आप देख आएंगे कि मैं देखा हूँ किसने किया था, ना आप ये कर सकते हैं कि अकबर इधर आओ बताओ हुआ था कि नहीं, शाहजहाँ इधर आओ बताओ कि चलो सुप्रीम कोर्ट में आओ, एक याचिका डाली, शाहजहाँ खड़े होकर जवाब देगा। तो इसके कारण ऐतिहासिक साक्ष्यों को जिस रूप में उसी रूप में मान लिया जाता है। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे इसलिए ताकि वो ऐसी दोबारा कोई आकृति निर्मित ना कर सके। दूसरा, हाँ ये सत्य है कि इंसा खां का बात को बड़े सम्मान से उसकी डेथ होती तो उसका मकबरा बनवाया जाता है आगरा में ही। तो ये कहानी थी इंसा खां की। कहा जाता है जब इंसा खां ने ताजमहल को बना के कंप्लीट किया था, और जब उसे हुआ कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, इतिहास कर रहा ना, मैं वहाँ था, तो जब उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे उसे एहसास हो गया कि मेरे हाथ कट ही जाएंगे। तो उसने कहा साहब मैं कुछ इसमें कमी रह गई, उससे सुधारना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुधार लीजिए, क्या करना चाहें। तो फिर से पूरा बांध के ऊपर ले गया और एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर गया और ऊपर जो बुर्ज था गुम्बद उस पर एक हथौड़ा मारा, और जब हथौड़ा मार के नीचे उतर आया तो समझ में नहीं आया लोगों को क्या किया, क्या कैसे हुआ। अब वो आर्किटेक्ट था, उसे सब पता था ना। अब आज भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बारिश होने से कुछ दिन पहले ही उस ताजमहल से बूंदें टपकना प्रारंभ हो जाती हैं। ये देखिए विडम्बना, बूंदें टपकना प्रारंभ हो जाती हैं ताजमहल से एक एक करके। ये संदेशा होता है कि मानसून आने वाला है। तो आप कहेंगे ये कैसे? देखिए ये ह्यूमिडिटी का खेल है, आर्द्रता का खेल है। ताजमहल के अंदर से उठने वाली हवाएं जब ऊपर को जाती हैं तो स्वाभाविक है ताजमहल बंद होने के कारण उस छोटे से छिद्र से हवा बाहर को निकल, क्योंकि उसके लिए रास्ता बहुत बड़ा नहीं चाहिए, निकलने लगे जैसे ऊपर को जाती हैं वैसे वो कंडेंस्ड हो जाती है और बूंदों के रूप में नीचे आ जाती हैं। ये बारिश का संकेत ऐसा कहा जाता है। अब मैंने इसको चीज़ को एनालाइज नहीं किया, फिर भी मैंने आपको तथ्य दिया। हो सकता है सबकी सब भ्रांतियाँ हों, लेकिन जो प्रचलित धारणा है वो यही है। अब बात करते हैं किसकी? ताजमहल जब बनकर तैयार हो गया तो ये याद थी किसकी? मुमताज़ के बारे में। इसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था जहांआरा। ध्यान रखना,
शाहजहां की मदद यही जहां आरा करेगी, अंत तक जेल में औरंगजेब जब डाल देगा इसको तो यही जहां आरा मदद करेगी शाहजहां की। दूसरा, ये दारा शिकोह सबसे बढ़िया शासक के रूप में आकर उभरेगा। दारा शिकोह का उपनाम था सिर्रे अकबर। क्या नाम था? सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर माने सिर्री नहीं, सिर अकबर माने सिर जैसा यानी ताज जैसा अकबर। दूसरा इसका नाम था लघु अकबर। इसका दूसरा नाम क्या था? लघु अकबर, क्योंकि बहुत ही उदार शासक था, बहुत ही उदार, इतना उदार कि राजकोष से पैसा भी नहीं लिया करता था, है ना। इसके बाद इसी का दूसरा नाम है शाह बुलंद। क्या नाम है? शाह बुलंद। तो 2-3 दारा शिकोह पर एक अगला वीडियो हम बनाएंगे, उस आप तक पहुंचाएंगे। तो लघु अकबर इसका उपनाम है किसका? दारा शिकोह का। तो ये कहानी थी छोटी सी मुमताज़ के पुत्रों और उनके बीच में। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन होगा, किसके किसके बीच? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, इन चारों में 1, 2, 3 और 4, इन चारों में आपस में सत्ता संघर्ष होगा। और इसी सत्ता संघर्ष में बाहर निकल कर कौन आएगा? शाहजहां, जो उस समय शासक बनेगा। लेकिन बाद में कौन आ जाएगा? औरंगजेब, जो सबको निपटा कर शाहजहां को कहाँ डाल देगा? जेल में। और इस प्रकार औरंगजेब अगला शासक के रूप में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि प्रारंभिक संघर्ष क्या क्या रहे किसके? शाहजहां के। बुंदेला राजा जुझार सिंह से इसका पहला गड़बड़ हो गया। बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में इसका जो अभियान था, ये मालवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है, मालवा क्षेत्र के आसपास जुझार सिंह जो राजा था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। और शाहजहां को डर ये था कि ऐसा ना हो मेरे भाइयों से मिलकर और मुझे ही निपटा दे। तो ये डर के मारे इसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? बुंदेला राजा के ऊपर। और भयंकर युद्ध हुआ किसके किसके बीच? शाहजहां और बुंदेला राजा के बीच। अंत में शाहजहां की जीत होती है और बुंदेला राजा को संधि करनी पड़ती है किससे? शाहजहां से। इस प्रकार मालवा क्षेत्र को अपने अंदर अंतर्गत ले आता है कौन? शाहजहां। दूसरा, इसका अफगानों के साथ बहुत बुरा संघर्ष चल रहा था। अफगानों के साथ कारण ये है, चाहे वो अकबर रहा हो, चाहे वो हुमायूं रहा, हुमायूं को तो पीछे ही पड़ा था शेर शाह सूरी, दौड़ा दौड़ा के उसने नरक कर रखा था, चाहे वो जहांगीर हो और चाहे स्वयं शाहजहां हो, अफगानों को जब जब अवसर मिलता था वो मुगलों को छौन छोटा करने का प्रयास करते थे। तो अफगानों का बंगाल के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। अफगानों का शाहजहां से 1628 में एक भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में शाहजहां जब विजयी हुआ तो अफगानों से ये कह दिया था कि दोबारा सत्ता के आने का प्रयास मत करिएगा। ये यूँ कह लिए कि दिल्ली की ओर नज़र मत करना, नहीं छौन चटा करने में देर नहीं लगेगी। ये शाहजहां का युद्ध था किसके साथ? 1628 में अफगानों के साथ। क्वेश्चन पूछेगा अफगान संघर्ष कब हुआ शाहजहां का? तो 1628 में। जल्दी जल्दी मार रहे हैं, 1947 अभी जिताते। यस। अगला, एक बार क्या हुआ, सिख संघर्ष होता है शाहजहां साथ। अब सिख संघर्ष एक बड़ा अजीब विडंबना है। अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी किसको? सिखों को। क्या करने के लिए? अमृतसर मंदिर बनवाया, उसमें बहुत सारे गुरुद्वारे बनाए, यानी सिखों से बहुत अच्छे संबंध थे किसके? अकबर के। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे जहांगीर ने, देखिए आपको अच्छे से पता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई उसने, क्योंकि उसने शरण दे रखी थी खुर्रम को। दूसरा, आगे आते आते एक बार क्या हुआ, शाहजहां का एक जो कबूतर था वो उड़ते उड़ते जाकर कहाँ पहुँच गया? गुरु अर्जुन देव के कबीले के अंदर, यूँ कहने के उनके परिक्षेत्र में जहाँ पर उनका गुरुद्वारा था। और ये उसकी हत्या करना चाह रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इसकी हत्या नहीं करेंगे। किसकी? इस कबूतर को आप नहीं मारेंगे। तो कबूतर मांगने के चक्कर में युद्ध हो गया। सोचिए, एक छोटे से पक्षी को बचाने के लिए सिखों ने युद्ध किया किससे? इन शाहजहां से। तो इन्होंने शाहजहां और इसका युद्ध हुआ किसका? सिखों के बीच। और फिर समझौता होता, यानी संधि होती। तभी कहा जाता है 100 बाज से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। आपने सुना होगा। तो यहाँ चिड़िया कहा गया था किसको? ये मैंने नोट किया है। चिड़िया कहा गया था सिखों को और बाज कहा गया था शाहजहां को। तो चिड़िया और बाज का युद्ध कहा जाता है इसको, जिसमें सिखों को हराता है कौन? शाहजहां। और इसके बाद दोबारा इनसे कभी युद्ध शाहजहां का नहीं हुआ, जबकि अनुचित था, क्योंकि औरंगजेब आएंगे वो भी हत्या करेंगे शाहजहां की, सिखों की। तो ये धीरे धीरे इनके संबंध क्या होने लगे थे? खराब होने लगे थे शाहजहां के आते आते। ठीक। अब 1631 में अचानक ही शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मुमताज़ की मृत्यु होती है, इसका जो कट्टरपन था, प्रारंभ में तो मैं स्पष्ट बता दूं, प्रारंभ में शाहजहां भयंकर ही कट्टर सुन्नी था, यानी कि और किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसकी कट्टरता में कमी आई, क्योंकि इसका एक भाई था
ये पर्याप्त सही किया रहता था, उदार था। दूसरा, इसकी जो पत्नी थी वो बहुत उदार हृदय थी। यही कारण था कि शाहजहाँ मुमताज़ की मृत्यु के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कट्टरपन छोड़कर एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर दिया था मुमताज़ की मृत्यु के बाद। और उसी की याद में क्या बनवाया गया था, ताजमहल, जिसे बनाया था किसने, इंसा खां ने। तो ताजमहल को बनवाया किसने, इंसा खां ने। किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। किसकी याद में, मुमताज़ की याद में। मुमताज़ की कहानी आपको पता है कि बहुत प्रेम करते थे, हाँ बहुत प्रेम करते थे। यस, आगे देखते हैं। मुमताज़ की 1631 में, ध्यान रखेंगे मैं डेट क्यों कह रहा हूँ 31 में, कि ऐसा ना हो कि आगे की कहानियाँ आप इसको कहें कि मुमताज़ एक बार किसके साथ, जहांआरा के साथ भ्रमण पे गई थी 1645 में। अरे भैया 31 में मर गई थी, 45 में क्या भूत गया था उसका, इसे ध्यान रखेंगे। 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद फिर वो कट्टर होना का प्रारंभ करता है लेकिन अंत तक वो एक उदार हृदय व्यक्ति होकर रहता है। 1633 में उसने जो कट्टरता का कहें कि प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या किया, कट्टरता का जो निरूपण था वो ऐसे हुआ कि इसने बनारस में, ग्वालियर में, आसपास के जितने बड़े क्षेत्र हैं वहाँ के मंदिरों को तोड़वा दिया, वहाँ की मूर्तियों को ध्वंस करा दिया, उन्होंने नाश करके रख दिया सब मंदिरों को। यही कारण है। दूसरा, गो हत्या प्रारंभ करा दी, यानी कि जो बुरी चीज़ें थीं उन सबको एक्सेप्ट कर लिया, इतना खौरिया गया। लेकिन धीरे धीरे करके अपने भाइयों के कहने पर वो क्या करता है, छोड़ देता है युद्ध करना या इस कट्टरनीति का त्याग कर देता है। कौन, शाहजहाँ। इसके बाद 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण करता है। इसे इसका दक्षिण अभियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण अभियान। यह दक्षिण अभियान शाहजहाँ के लिए अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। दक्षिण इसलिए कह सकते हैं कि इसको वहाँ मलिक अंबर मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा, इसके मदद करने वाला होगा। और बुरा इसलिए होगा कि दोबारा दक्षिण की तरफ मुंह करके उठा के देखेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी क्षमता में दक्षिण विजय करना संभव नहीं था। अब कहानी सुनिए। दक्षिण में हुसैन शाह नामक एक शासक वहाँ पर था जिसके ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि अब कहानी क्या थी जरा सुन लेंगे। अहमदनगर में जो शासन था हुसैन शाह, इसका जो सेनापति था मलिक अंबर, जो कि रहने वाला कहाँ था, अबिसिनिया का। अबिसिनिया कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका हुसैन शाह से, शाहजहाँ से युद्ध होता है और अहमदनगर को अपने कब्जे में कर लेता है और ये एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर, ध्यान सुनिएगा, मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दे रहा हूँ तो मुझे कोई टैक्स ना देना, लेकिन तुम अपना ये सेनापति मुझको दे दो। कौन, मलिक अंबर। और मलिक अंबर को लेकर चला जाता है कौन, शाहजहाँ। एक और था, इसका नाम था कुतुब खां, सॉरी हाँ, मलिक अंबर, इसको लेकर चला जाता है कौन, शाहजहाँ, अपने दरबार में सेवा के लिए। तो इस प्रकार उसने अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया। अगला था गोलकुंडा विजय। गोलकुंडा में जो शासक था वो कुतुब खां था। क्या नाम था, कुतुब खां। कुतुब खां, हुआ क्या था, बीजापुर बगल में एक राज्य था, गोलकुंडा, विजयनगर, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये दोनों ऐसे राज्य थे जो इब्राहिम लोदी के समय अस्तित्व में आए थे और अस्तित्व में आने के कारण यह स्वतंत्र राज्य के रूप में थे। कोई भी राजा इनको जीतने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। क्यों, अकबर ने भी प्रयास किया था, जहांगीर ने भी प्रयास किया था और इसने भी प्रयास किया था। कहानी क्या थी, बीजापुर के शासकों को नियमित था कि वह गोलकुंडा के शासकों को 4 लाख हूण प्रतिवर्ष दिया करेंगे। हूण माने मुद्रा होती है, 4 लाख हूण दिया करेंगे। लेकिन बीजापुर के लोगों ने गोलकुंडा को स्वतंत्र घोषित कर लिया और कहा हम 1 रुपया नहीं देंगे। इसलिए आपस में उनकी 36 बन रही थी और टैक्स नहीं जा रहा था शाहजहाँ को, इसलिए शाहजहाँ ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, गोलकुंडा के ऊपर। गोलकुंडा का शासक कौन था, कुतुब खां। कुतुब खां से जीतता तो नहीं है और अंत में बराबरी पर होता है युद्ध समाप्त और शाहजहाँ को संधि करनी पड़ती किससे, कुतुब खां से। कुछ एक निश्चित धनराशि दे देना और हम अब गोलकुंडा से नहीं मतलब रखेंगे। ये यूँ कह लें, विजय तो गोलकुंडा कर ली लेकिन गोलकुंडा को लिया नहीं। इस प्रकार कुतुब खां और शाहजहाँ के आपस में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अब बात करते हैं 1636 में बीजापुर पर आक्रमण करता है। जब बीजापुर पे आक्रमण करता है वहाँ आदिल शाह शासन कर रहा होता है। कौन करता है, आदिल शाह। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आदिल शाह किससे युद्ध करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, तो आप जवाब देंगे शाहजहाँ से। तो शाहजहाँ से युद्ध होता है किसका,
आदिल शाह से। और आदिल शाह ये वही शासक है जो दक्षिण में कहता है कि अगर मुग़ल घुसेंगे तो मैं घुसते ही उन सबको ख़त्म कर दूंगा। इतना आदिल शाह मजबूत टाइप का शासक था, वो वाला नहीं था चिरकुट टाइप वाला। इस प्रकार आदिल शाह का युद्ध होता है किससे? शाहजहाँ से। और शाहजहाँ के युद्ध में वह जीतता है शाहजहाँ, और आदिल शाह को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। या यूँ कहें कि उसने संधि के रूप में कुछ पैसे देने का वादा किया और आदिल शाह को छोड़कर चला गया। कौन? शाहजहाँ। और अंतिम इसको कहा जाएगा, अंतिम विजय इसकी थी कंधार की विजय। काबुल और कंधार आप देखिए मैप में ज़रा देख लीजिए, ये काबुल है, मैं आपको पहले दिखाया, ये देखिए, ये मैप में अगर देखा जाए तो ये लाहौर है, ये गुजरात है, ये दिल्ली है, ये काबुल है, और यहीं बगल में कंधार है। तो कंधार विजय करने के लिए चल देता कहाँ से? दिल्ली से यहाँ के लिए, आगरा से यहाँ के लिए। और सोचेगा जब शासक यहाँ आते थे युद्ध करने, ये उल्टा शासक गया वहाँ पर युद्ध करने के लिए। तभी जैसे ही यहाँ पहुँचता है, वहाँ का जो राजा था अली मर्दान था। अली मर्दान से इसका 1639 में भयंकर युद्ध होता है। और अली मर्दान ख्वारिज़ में शाह के जैसा ही शासक था, पर्याप्त मात्रा में छान छोटा करने वाला। और इसका युद्ध हो जाता है किसके? शाहजहाँ के साथ। कहा जाता है कि अली मर्दान ने शाहजहाँ को शायद ख़त्म कर दिया होता, लेकिन इसने पहाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। और बाद को दोबारा जब अली मर्दान को लगा कि सेना चली गई, दोबारा इसने आक्रमण कर दिया और कंधार को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस प्रकार अली मर्दान के साथ भी एक समझौता करके इसने अपने आप को मिला लिया था। और इसके समय कुछ ऐसी कंडीशन बनी बेचारे की कि जब वापस लौट कर आया कहाँ से? कंधार विजय के बाद, तो अब राज्य में एकदम से आपात की स्थिति पैदा हो गई, भुखमरी पैदा हो गई, या यूँ कहें कि नरक की स्थिति पैदा हो गई। किसकी? शाहजहाँ के काल में। तो आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे इसके समय में जो घटनाएं हुई वो कैसे कैसे पूरी होती हैं। अगले वीडियो में देखेंगे अपने भाइयों के साथ कैसे उसका संघर्ष होता है और किस प्रकार उन संघर्षों से निकल कर वह शासक के रूप में स्थापित होता है। आज फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।